वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत मदारिस में नौकरी के लिए उर्दू जानना कोई लाजमी शर्त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तजवीज़ है कि मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू की लाजमियत को ख़त्म कर देना चाहिए। वाज़ेह है, अभी तक मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू जानना लाजमी शर्त रही है। योगी हुकूमत का मदारिस से मुतालिक एक और मुतनाज़ा कदम, मदारिस का कद छोटा करने की योगी हुकूमत की ये दूसरी कोशिश। मदारिस में नौकरी के लिए अब उर्दू जानना लाजमी नहीं। क्या आप मदरसे के ऐसे असातिज़ा का तसव्वुर कर सकते हैं जो उर्दू पढ़ और लिख नहीं सकता? लेकिन अब यह तसव्वुर हकीकत में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मुल्हिका मदारिस के असातिज़ा को उर्दू जानना अब लाजमी नहीं है। रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत अब मदारिस में उर्दू के असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू में महारत होना लाजमी शर्त नहीं रहेगी। इससे कबल भी मदारिस को जदीद तकाज़ों से आरास्ता करने के नाम पर योगी हुकूमत मदारिस की मामलात में दखल अंदाजी कर चुकी है, लेकिन इस तजवीज़ की चौतरफा मुखालफत शुरू हो गई है। जहाँ तक हम समझते हैं कि उर्दू मीडियम हमारा हक़ है, और ये तालीमी नफ्सियात भी इस बात को कहती है कि जब तक कि आप तालीम उसको अपनी मादरी ज़बान में ना दी जाए, उस वक्त तक वो तालीम खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। तो अब अगर ये कहना कि यहाँ पर अफराद को रखने के लिए उर्दू की शर्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उन तुल्लाब के साथ में धोखा है कि जो तुल्लाब अपनी मादरी ज़बान के साथ में तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब यूपी के अंदर ख़ास तौर पर इस किस्म की बात सामने आ रही, तो ये निहायत अफसोसनाक है, और हम इस पर संजीदगी के साथ में गौर फिक्र करने का मौका। सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी लायक आएगी कि जो लोग उर्दू से इतने दिन से इस पर आस लगाए हुए बैठे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे और जिससे जुड़े हुए थे, वो रास्ता बंद हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो नुकसान है ये कि हमारा जो भी लिटरेचर है उसमें पढ़ने में जो आसानी इस लाइन से है, मतलब मदरसे में वो हिंदी में वो लिटरेचर मौजूद नहीं है कि हम उसको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। ज़ाहिर है कि ये तो बिल्कुल अजीब गरीब चीज़ होगी कि देखिए मदरसों में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो उर्दू है, तो अब जो आदमी उर्दू ही नहीं जानता होगा वो कैसे इन तालिब इल्मों को जो अंग्रेज़ी नहीं जानते या मसलन हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानते, उन्हें कैसे पढ़ाएगा? ये तो एक मसला खड़ा होगा। इसका समाधान जो है वो इसी सूरत में हो सकता है कि ये टीचर्स ऐसे अपॉइंट किए जाएं कि जो उर्दू जानते हैं। मुसलमान इस तजवीज़ को योगी हुकूमत की मदारिस को भगवा रंग में रंगने की कोशिश से ताबीर कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मदारिस में प्राइमरी से लेकर फाजिल तक के जो मदारिस के तलबा हैं, इनकी पढ़ाई की जुबान उर्दू है। ऐसे में कोई उर्दू को कैसे खत्म कर सकता है? योगी हुकूमत की इस तजवीज़ की तहकीक करें तो पता चलता है ये मामला बहुत वक्त से रियासती हुकूमत के ज़ेरे गौर था। इस मंसूबे का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अक़लियती बहबूद के महकमे को काबीना का नोट तैयार करने के लिए कहा गया है और इस पर अमल कराने के लिए हुकूमत के पास भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे, यूपी हुकूमत रियासत में 560 मदारिस को सरकारी ग्रांट देती है। साल 2019-20 के आदाद शुमार के मुताबिक सालाना सरकारी ग्रांट की रकम 844 करोड़ रुपए है। ग्रांट हासिल करने वाले मदारिस यूपी मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड हैं। 560 मदारिस में से 350 मदारिस प्राइमरी से फाजिल तक की पढ़ाई कराते हैं। मदारिस को 3 से 4 लाख रुपए माहाना की ग्रांट मिलती है। यूपी हुकूमत की जानिब से 15 से 17 हजार असातिज़ा की तनख्वाहें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से ग्रांट हासिल करने वाले और हासिल न करने वाले मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 26 लाख है। माहिरीन योगी हुकूमत की इस तजवीज़ को उत्तर प्रदेश के मदारिस का कद छोटा करने की दूसरी कोशिश करार दे रहे हैं। इससे कबल साल 2018 में बीजेपी हुकूमत ने एक पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल में तमाम 19,000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाया गया था। योगी हुकूमत के इस कदम की फिलहाल तो बड़े पैमाने पर मुखालफत शुरू हो गई है। अब ये मुखालफत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर पाएगी या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को हुए बम धमाका मामले में एक खसूसी अदालत ने 5 में से 4 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मोहम्मद अजीज को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि अहाते में 5 जुलाई 2005 को हुए दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक खुसूसी अदालत ने 4 मुजरिमीन को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मोहम्मद अजीज को सभी इल्जामात से बरी कर दिया गया है। इन मुजरिमीन पर हमले की साजिश तैयार करने का इल्जाम था। गुज़िश्ता काफी वक्त से ये मुजरिमीन नैनी जेल में बंद थे। स्पेशल जज दिनेश चंद ने चारों मुजरिमीन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2005 में हुए दहशतगर्दाना हमले के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। अयोध्या में हुए दहशतगर्दाना हमले में 7 अफराद हलाक हुए थे। महलूकीन में मुबैना तौर पर 5 जैश-ए-मोहम्मद कारकुन और 2 मकामी अफराद हलाक। इस वाक़े में 7 CRPF जवान भी जख्मी हो गए थे। हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इरफान, आशिक इकबाल, इलियास फारूक, शकील अहमद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद एजाज को इस हमले में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। डॉक्टर इरफान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जबकि दीगर जम्मू के जिला पुंछ के रहने वाले हैं। इस तवील मुद्दती समाअत के दौरान अदालत के जरिए इस्तिगासा के 63 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए। वाज़ेह रहे कि 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया था, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने इसे नाकाम बना दिया और 1 घंटे तक चले इनकाउंटर में हमलावरों को मार गिराया था। पुलिस के दावों के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। दहशतगर्द नेपाल की सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। अयोध्या तक पहुंचने के लिए इन्होंने अकीदतमंद की शक्ल इख्तियार की। वो टाटा सुमो के जरिए फैजाबाद में कछौचा गांव के नजदीक अकबरपुर पहुंचे और वहां से जीप ड्राइवर रेहान आलम अंसारी को अपने साथ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। 14 साल बाद आज अयोध्या हमले के मामले पर फैसला आया है। इस पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आस्था पर हमला किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसले का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री राम जन्मभूमि परिसर पर जो दुस्साहसिक हमला हुआ था, यह न केवल आस्था पर हमला था, बल्कि देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक प्रकार से सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास था। बहादुर जवानों के सक्रियता के साथ PSA के हमारे जवानों ने उस समय बहादुरी से इस पूरे हमले को नाकाम करके सभी 5 आतंकियों को मार गिराया था। इस पूरे मामले में जिन लोगों की संलिप्तता थी, उसी मामले में आज 14 वर्ष के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने आज लोकसभा में हलफ लिया। इस दौरान उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इस्लाम मुखालिफ है। बर्क ने हलफ लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। उत्तर प्रदेश काबीना की मीटिंग में 6 तजवीज को मंजूरी दे दी गई है। काबीना की मीटिंग के बाद रियासती वजीर श्रीकांत और सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की जानकारी दी। गोरखपुर में शहीद इशफाकुल्लाह खान के नाम से एक पार्क की तामीर होगी, जबकि सीएम योगी के गुरु के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यूपी असेंबली का मॉनसून इजलास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार एक नई पहल की है। इस बार एक जिले के आजमीन को एक दिन एक साथ सफर हज पर रवाना किया जाएगा। इससे कबल एक ही शहर के आजमीन अलग अलग फ्लाइट से अलग अलग दिन रवाना हुए थे, लेकिन इस बार इसमें तब्दीली करते हुए एक साथ रवाना करने का फैसला किया गया है। कानपुर से जाने वाले आजमीन 30 जुलाई को एक साथ 3 फ्लाइट से रवाना होंगे, जिसमें सिर्फ कानपुर के आजमीन रवाना होंगे। कोशिश की हज कमेटी लखनऊ के जरिए बॉम्बे को ये मैसेज भेजा कि भाई ये कवर नंबर और ये कवर नंबर के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो इनको वहां एक दूसरे से बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में औरतों का साथ हो जाता है अलग, मर्दों का साथ हो जाता है अलग। हज में भी बहुत ऐसी जरूरत पड़ती है। कोशिश की थी मैंने, करीब 46-47 अलग अलग एप्लीकेशन हज कमेटी को भेजी और उनसे बड़ी आजिज़ी के साथ गुजारिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फजल करम है कि हज कमेटी ने इस पे एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एक शहर को एक एक दिन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले ये होता था कि पहली फ्लाइट से और आखिरी फ्लाइट के बीच में हर जहाज में अलग अलग शहरों के लोग होते थे। किसी शहर के 15 लोग हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 17 हैं, किसी के 19 हैं, ऐसे होता था। अब उन्होंने अल्फ़ाबेट से शुरू कर दिया। 21 जुलाई को पहली फ्लाइट जाएगी तो वो ए से शुरू होगा, जैसे अंबेडकर नगर है, औरैया है, यहां से शुरू होके और 5 अगस्त को लास्ट फ्लाइट जाएगी, तो ये अल्फ़ाबेट से कर दिया। क्योंकि मैं कानपुर से ताल्लुक़ रखता हूं, इसलिए कानपुर के हाजियों को 30 तारीख की उन्होंने डेट दी है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छा कदम है। गवर्नमेंट ने जो इस पर तवज्जो दी है ज़ायरीन के सिलसिले में, ख़ासतौर से हज के सिलसिले में जो ज़ायरीन जा रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके अहबाब, उनके दोस्त, उनके अहिस्सा अकारीब, उनके रिश्तेदार होते थे, लेकिन एक फ़्लाइट में नहीं होते थे, एक साथ होटल में नहीं होते थे। उनको दिक्कतें होती थी, मिलने जुलने के लिए बड़ी ज़हमतों का सामना करना पड़ता था। तो बहरहाल ये कदम उनका जो है वो काबिल तारीफ़ है, एक हसन अच्छा कदम है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस गवर्नमेंट का कि उसने एक अच्छा कदम उठाया कि एक शहर के लोग जो भी हैं वो एक ही दिन जाएंगे, एक ही फ्लाइट से जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 जो भी फ्लाइटें लगे उसी से जाएंगे और एक ही होटल में ठहरेंगे। बहुत अच्छा कदम है। मुआशरे को जराइम से पाक व साफ करना एक बड़ा मसला है। पूरे मुल्क और ख़ास तौर पर रियासत उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम से लोग तशवीश में मुब्तला है। ख़वातीन और बच्चियों के साथ पेश आने वाले घिनौने और मज़मूम जराइम ने तो मुआशरे को शर्मसार कर दिया है। समाजी सतह पर काम करने वाले लोग मानते हैं कि शरपसंद अनासिर और जराइम पेशा अफराद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील का भी असर नहीं हो रहा है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। जिस वक्त वजीर आजम ने हलफ लेने के बाद ये कहा था कि उन्हें सबके साथ सबके विकास के साथ साथ अक़लियतों का विश्वास भी जीतना है, तो उस बयान का इस्तक़बाल किया गया था। बिलखुसूस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत ने राहत की सांस लेते हुए सोचा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वजीर आजम के बयानात के बावजूद भी शरपसंद अनासिर ने अपनी रविश पर कायम रहते हुए मॉब लिंचिंग के नाम पर कई वारदातें की और ये बताने की कोशिश की कि इन्हें ना तो आइन और दस्तूर का ख्याल है और न ही वजीर आजम के बयान का कोई पास। सिर्फ शक के बिना पे लोगों को कि इन्होंने बीफ खाया है, इस बिना पे उन्हें मारा जाने लगता है। उनके बयान के फौरन बाद ही एक लड़के को एमपी में बांध दिया गया था पेड़ से और मारा गया था। तो ये बात बिल्कुल जैसे लगता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो नीचे तक आना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसको नीचे के लोगों को फॉलो करना चाहिए और सारे स्टेट्स को उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस बात को सबका साथ सबका विकास और माइनॉरिटी का ट्रस्ट जीतना है, तो माइनॉरिटी का ट्रस्ट तो ऐसे जीता जा सकता है ना कि आप उसको अगर शक है तो एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि इस देश कानून से चलता है। एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, उसके बाद अरेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी को अधिकार है अपने हाथ में ले ले। अगर उनकी कोई बात नहीं मान रहा है तो ये सीधी सीधी बात है कि कॉन्फ्रेंसी भी हो सकती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान का और उनके आदेश का अपमान भी हो रहा है और ये अनुशासन तोड़ा भी जा रहा है। तो इसके लिए सीधे सीधे वो संविधान के भी खिलाफ हैं और देश के प्रधानमंत्री की आदेश के भी खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए। वो देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। समाजी सतह पर काम करने वाले लोग, खासतौर पर ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए जमीन पर जद्दोजहद करने वाली औरतें चाहती हैं कि समाज का मंजरनामा बदलना चाहिए। नई हुकूमत के इस्तकबाल के साथ वज़ीर आज़म के बयानात का भी लोगों को पास रखना चाहिए और उन हत्यारों और अपराधियों को मंच पर सम्मानित भी किया जा रहा है।
वो सम्मानित करने का मतलब है कि आप संविधान के विरोध में जा रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। मोदी जी सारे जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी जैसे ये कहते हैं वैसे ही आप देखिए उनके नेताओं का उनकी तरफ से तरह तरह के बयान आने लगते हैं कि अगर कोई कहता है कि इस तरह से रहें वरना पाकिस्तान चले जाएं, कोई कुछ कहता है, कोई हिंद महासागर में डालने की बात करता है, कोई तरह तरह की बात, हमारे किस तरह से खाएं, किस तरह से पिएं, किस तरह से पहने, तो तरह तरह के उसमें तरीके बताने लगता है। शाइस्ता कहती हैं कि कभी कभी ना रुकने वाले इस जुल्म के सिलसिले से लोगों में ये एहसास भी पनपने लगता है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं कि एक तरफ तो अमन इत्तेहाद पर मबनी बयान जारी किए जाते हैं और दूसरी तरफ जुल्म व जुर्म के सिलसिले को तराश किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद SKMCH पहुंचे नीतीश कुमार को आवाम के एहतजाज का सामना। मासूम बच्चों के अहले खाना ने नीतीश वापस जाओ के लगाए नारे। दिमागी बुखार ने लिए अब तक 138 बच्चों की जान। मुजफ्फरपुर से सीवान और बेगूसराय से भोजपुर तक बच्चे दिमागी बुखार की चपेट में। जानलेवा लू से बचने के लिए बिहार के 12 अजला में दफा 144 नाफिज। महकमा मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। 22 जून तक बंद रहेंगे तमाम तालीमी इदारे। मदरसों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की स्कीम का मामला। बिहार में नहीं हो रहा है SPQEM स्कीम का निफाज। दानिशुरों ने हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदा पहल करने का किया मुतालबा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे जानलेवा दिमागी बुखार की। दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के उस अस्पताल का दौरा किया जहां 108 बच्चों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 137 बच्चों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार ने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए। नीतीश कुमार के अस्पताल दौरे के दौरान कुछ लोग वज़ीर आला से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिले बगैर ही चले गए, जिसको लेकर वहां मौजूद लोगों में नाराजगी देखी गई। सवाल करना चाहते हैं लेकिन मंत्री जो है वो बिना सवाल का जवाब दिए हुए चले जाते हैं। क्या मांगे आपकी थी? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश जी हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलूं, लेकिन उनके जो अधिकारी थे यहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया। इवन मैं उनके गाड़ी के सामने भी गया, उस वक्त भी वो गाड़ी उनकी बड़ी तेज रही और निकल गए। मैं माननीय सुरेश शर्मा के सामने भी गाड़ी के आया, दौड़ता हुआ आया, लेकिन उन्होंने सुनने की गाड़ी भगा दिया गया। उसमें मेरी जान भी जा सकती थी जिस तरीके से वो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमारी मांगे वही है, जो बच्चे मर रहे हैं किस वजह से मर रहे हैं, वो जो बेसिक नीड है वो पूरा हर हाल में होना चाहिए। ये गुस्सा किस रूप में देखते हैं? गुस्से की वजह साफ साफ है कि जो राजनीतिक तबका है वह यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, वादों का पिटारा खोल रहा है, लेकिन बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अवेयरनेस की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो जमीन पे दिख नहीं रही है। अस्पताल में जो बेड है उसकी संख्या बढ़ नहीं रही है, नर्सों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या वो बढ़ नहीं रही है। तो इंफ्रा से लेकर जो इलाज की तमाम व्यवस्था है वो तमाम चीज़ें दिख नहीं रही है ये सतह पर। इसीलिए जब आप CM आए थे तो बड़ी उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ घोषणा करेंगे, और खास करके CM आए, चुपके से निकल गए। उन्होंने किसी का ज्ञापन नहीं लिया, किसी की मांग नहीं सुनी, मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। तो ये गुस्सा साफ साफ सड़कों पर उतर गया है। सर बस मैं मुख्यमंत्री साहब से बस इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या हम आम जनता ने उन्हें चुना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता? वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? पर कोई उन्होंने आया, हम लोगों से बात नहीं किया। उन्होंने आया, उन्होंने अपने कर्मचारियों से बात किया, क्या डिसीजन लिया नहीं लिया कुछ नहीं, जनता के बीच में साफ। अभी मेरे को 6 महीने हो गए, अभी कोई न्यायालय मिला। DIG IG साहब गुप्तेश्वर पांडे मैंने चक्कर लगाते रहे, अभी भी बदतमीजी किया जा रहा है।
बिहार में चमकी बुखार से हाल बेहाल है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। एक खातून जो तकरीबन 9 महीने के हमल से है, अपने दूसरे बच्चे को लेकर अस्पताल के सिस्टम की मार झेल रही है। फातिमा की बेटी गुज़िश्ता 5 दिनों से अस्पताल में जेर इलाज है, पर ना तो ठीक से इलाज हो रहा है और ना कोई सुनने वाला है। आज नीतीश कुमार से मिलने के लिए फातिमा घंटों कतार में खड़ी रही, पर उसे यहां से भी मायूसी हाथ लगी। उसके शौहर का भी बुरा हाल है, बेटी को बचाए कि बीवी को सहारा दे। 5 दिन से बच्चा को लेकर भर्ती है, चमकी और बुखार है। बोल रहे हैं डॉक्टर कहते निकाल के बाहर भिलका दे रहा है, नहीं खाना दे रहा नहीं कुछ। 3 को बच्चा को लेकर भूख मोर रहा है। हाँ, वो में भर्ती करवा गया, फिर दवाई सुइयाँ कुछ नहीं कर रहा, नहीं देख रहा है नहीं जाँच कर रहा है। खाली आ रहा है सुइयाँ भोग दे रहा है, चल जा रहा है। हम लेबर क्लास मेरा आदमी है, यहाँ मेरा गोर के बच्चा के हमारा मेरा है। 3 को बच्चा लेकर हम भूख मोर रहे हैं। इलाज नहीं सही सो रहे, बोल रहे हैं तो भिलगाता है, गाड़ी देता है, मार नहीं दौड़ता है। अच्छा बताइए कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, ऐसी हालत में कितनी दिक्कत हो रही है आपको चलने में? बहुत दिक्कत हो रहा है, भूख मोर रहे हैं, चक्कर आता है सिर में। दवाई मांगते हैं, कहते हैं कि दवाई दीजिए, दवाई नहीं दे रहा है। तो आप उनके हस्बैंड हैं? हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद अफ्ताब। मैं आया अपने बच्चे से लेते 5-6 दिन से, बहुत सीरियस में मेरे बच्चे तो सुनवाई नहीं करता है। मैं जाता हूँ डॉक्टर बोलने, और हम तो इतना बोलता है, वो मारा नहीं ना तो सब टेंशन करता है। मैं डॉक्टर मरीज मेरा सीरियस में आता है, जनता से हाथ तोड़ देता, उसके बाद चल जाता है। फिर मैं जाता बोलाने, मेरा तो सुनवाई नहीं लेता, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा पानी दे देता, उसके बाद बोलता तो जाओ तुम चाहिए। ये कितने महीनों की आप गर्भवती हैं? 9 महीना हो गया है। जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं कि देख पानी चढ़ा दीजिए, 1 बोतल ताकत के सुइयाँ दीजिए, दे थरथरा चक्कर आ रहा था, कोई सुनाई नहीं है। चल जाओ यहाँ से बच्चा उठा कर, बोलता है भुगता है, तो वही अपना बोलता भुगता है। 5 रुपया 10 रुपया देता है, लोग तो मांग के अपना सत्तू तो घोर घार के पी के रहते हैं। तो 9 महीने के हो गए हैं, उस हालत में आप यहाँ पे चल रहे हैं अपने बच्चों? ये पर लेकर आते हैं तो क्या को कोई लाने वाला नहीं है मेरा घर में। वो शहर है, वो हम है। 3 को बच्चा को लेकर भूख मोर रहे हैं, पोती के लेकर, कोई सुनाई नहीं है। SKMCH का ये दर्द आप देखिए कि एक गर्भवती माँ जो लगभग 9 महीने को होने की है इनके बच्चे की, लेकिन ये अपने एक बच्चे को यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। एक बच्चा जो है वो पेट के अंदर है, गर्भवती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये दर्द आखिर किससे कहें? ना डॉक्टर सुन रहे हैं, और ना पदाधिकारी सुन रहे हैं, और ना ही नेता। अगर यही हाल रहा तो फिर उन संवेदनाओं का क्या होगा जिन संवेदनाओं के कारण ये लोग जिंदा हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चमकी बुखार पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वक्फे से हालात का जायजा लिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत बिहार की हर तरह की मदद कर रही है। It is already that tertiary care center is already in an advanced stage of development. I have myself gone and seen that during the visit. That hospital? Where is the hospital? In the same campus. That super specialty hospital is already working there. I have said whatever I wanted to say. We are doing. No, I am not addressing a press conference. You wrote everything in the capacity of the health minister. So what do we understand? That super specialty center is already in the advanced process of construction. I have myself gone and seen that on. 5 years you could not deliver that, sir? You see, whatever has been done, I have seen that. Whatever is required more, I have advised them, and we have promised every possible support to the state government. I think I have said whatever I wanted to tell you. I have shared every damn thing with media in at least 1 hour conversation in Muzaffarpur, and all your channels have been there. So whatever you see, I know that. That is why we are monitoring the whole thing every hourly. Even right now at 1 o'clock.